चैनल शुक्ला क्लासेस में। तो एनसीईआरटी की इस कड़ी में आज हम लोग विज्ञान कक्षा 8 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत जो हमारा आज का चैप्टर है वो है दहन और ज्वाला। तो आज हम लोग इसी चैप्टर पे चर्चा करेंगे। चैप्टर पर चर्चा करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके घर में शादी है तो यदि आपके घर में शादी है तो खाना बनाने वाले आएंगे। जब खाना बनाने वाले आते हैं तो उनका डिमांड रहता है कि मैं कोयला या लकड़ी के चूल्हे पे नहीं बनाऊंगा, मुझे गैस सिलेंडर चाहिए। आखिर गैस सिलेंडर वो क्यों मांगते हैं? आखिर लकड़ी से भी आग जलता है, कोयले से भी आग जलता है, और जो हमारा एलपीजी होता है यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग घरेलू गैस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, घरेलू गैस, उसका वो लोग डिमांड करते हैं। आखिर कारण क्या है? आखिर उससे क्या फ़ायदा है? क्या इन दोनों के जो ऊष्मा का प्रभाव है तीनों का अलग अलग है? क्या कैसे हैं? तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं कि दहन क्या होता है और दहन के साथ साथ ज्वाला क्या होता है। इन चैप्टर में हम उन अंतर को पढ़ेंगे कि लकड़ी का कोयला चूल्हा है, गैस का चूल्हा है या कोयले का है, ठीक है, बहुत सारे, या गोबर का कंडा है। गोबर का कंडा, पहले घरों में गोबर के कंडे उपयोग में लाए जाते थे, उपले उपयोग में लाए जाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, आपके घर में पहले बनता था चूल्हे पे खाना, सबके घर में बना है, आज भी बहुत घरों में चूल्हों पर खाना बनता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आदमी विकसित हुआ तो ये आ गया क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, और मिट्टी के तेल से जो है स्टोव चलता था। स्टोव, उसमें मिट्टी का तेल भरा जाता था, प्रेशर बना करके एक बर्नर होता था, उस पर आग लगाया जाता था, धीरे से इधर से उसका टंकी में तेल का रहता था, एक नोज रहता था, उसी की सहायता से जो है तेल जो है प्रेशर से ऊपर की तरफ चढ़ता था और उससे स्टोव जलता था, ठीक है, उस पर लोग खाना बनाते थे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आदमी थोड़ा सा विकसित हुआ, तो जब विकसित हुआ तो उसके बाद आया एलपीजी। लेकिन बहुत घरों में गोबर गैस भी चलता है, अभी भी बहुत घरों में गोबर गैस चलता है। उसमें क्या होता है कि बड़ा सा हौज बना देते हैं, ठीक है, और उसमें गोबर घोल करके जो है इसमें डाला जाता है, इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। यहाँ से पाइप निकाल करके जो हमारा गैस चूल्हा होता है वहाँ पे इसको जोड़ दिया जाता है। फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार जला करके और हम लोग अपना खाना वगैरह पकाने का काम करते हैं, ठीक। अब उसके बाद आ गया एलपीजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घरेलू गैस। अब उस पर हम लोग खाना बना रहे हैं। तब तक फिर आ गया हमारा एक चूल्हा, बीच में ही आया था हीटर, जो बिजली से चलता था, इसका भी उपयोग हम लोगों ने किया। फिर आया इंडक्शन। इंडक्शन का चूल्हा अभी के समय में बहुत ही बिका है। कारण क्या है कि अभी जो है बहुत दिन तक लड़ाई चली है, किसका, ईरान एक तरफ है, दूसरे तरफ है अमेरिका और इजराइल। अमेरिका और इजराइल। तो ईरान क्या करता है, यहाँ एक रास्ता है, समुद्री रास्ता, जिसको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के नाम से जानते हैं, और यहीं से भारत का लगभग 90 से ऊपर 95-99 तक मान सकते हैं गैस और तेल की आपूर्ति होती। यहाँ बंद हो गया था। जब बंद था तो फिर एलपीजी हमारे यहाँ नहीं पहुँच पा रहा था, यानी कच्चा तेल नहीं पहुँच रहा था। तो इसके लिए लोगों ने अब क्या किया, तो इंडक्शन का यूज किया। इंडक्शन किससे चलता है, बिजली से चलता है।
ठीक है। तो इस समय इंडक्शन पे लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की तरफ और आते हैं यहाँ। पहला यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि दहन क्या है। दहन क्या है? तो दहन क्या होता है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन का मतलब होता है जलना। दहन का मतलब हम कह सकते हैं जलना। जलना क्या है? तो जलना, किसी भी चीज़ का जलना, वह क्या है? एक रासायनिक प्रक्रम है। रासायनिक प्रक्रम क्यों है? कि यदि कोई चीज़ जल जाती है तो वह पुनः अपनी स्थिति में नहीं आती है। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी, ठंडी का मौसम आया, लकड़ी को हमने जला दिया। जब लकड़ी को जला दिया, लकड़ी जब जल गई तो हमको क्या प्राप्त होगा? तो लकड़ी का अवशेष मिलेगा, और अवशेष किस रूप में मिलेगा? तो वह कोयले के रूप में मिलेगा। तो यानी ये जो प्रक्रम है वह क्या है? रासायनिक प्रक्रम है। और कैसे? ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके कोई भी पदार्थ जो है दहन, दाह्य पदार्थ, दाह्य का मतलब होता है जलने वाला पदार्थ, दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और जलने के उपरांत क्या देता है? ऊष्मा देता है, यानी हीट देता है। हीट क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और जो पदार्थ जलता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ बोलते हैं। कौन सा पदार्थ? दाह्य पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, ऊपर देखिए एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में क्या हुआ है? इस चित्र में मैग्नीशियम को जलाया गया है और कास्ट कोयला को जलाया गया है। दोनों को जलाया गया है और दोनों के जलाने के बाद उनका जो क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, गर्मी निकलती है, उसको जो है इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, दाह्य और अदाह्य करके। यहाँ पदार्थों के बारे में चर्चा की गई है सारणी में, और सारणी में ये दिखाया गया है कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। लकड़ी, कागज, लोहे की कील, मिट्टी का तेल, पत्थर का टुकड़ा, स्ट्रॉ, कास्ट कोयला, माचिस की तिल्ली और कांच। क्या है? इन पदार्थों को दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन कौन है जो जल सकते हैं और कौन कौन नहीं जल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को जलाने पे जलते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को यदि हम जलाएंगे तो वो नहीं जलेंगी। ठीक है, उनका एक हम सारणी बना लेंगे कि कौन कौन चीज़ें जलती हैं और कौन कौन चीज़ें नहीं जलती हैं। इसको हल करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए एक एक करके हम हल करा दे रहे हैं। लकड़ी का टुकड़ा क्या है? यह जलने वाला है, तो इसको हम टिक कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा कागज़, कागज़ भी जलने वाला है। लोहे का कील, यह नहीं जलता है तो अदाह्य में टिक कर देंगे। मिट्टी का तिल, चूँकि ये ईंधन है तो ये जलता ही है। फिर है पत्थर का टुकड़ा, ये अदाह्य है। फिर है स्ट्रॉ, ये जलने वाला है। कास्ट कोयला, ये भी जलता है। माचिस की तिल्ली भी जलती है और कांच भी जलता है। यानी कि जो ये जलने वाले पदार्थ हैं इनको हम दाह्य पदार्थ बोलते हैं, और जो नहीं जलने वाले हैं उनको अदाह्य पदार्थ बोलते हैं। आप लोग क्या काम कीजिए, ऐसे ही कुछ पदार्थों के नाम लिखिए और वो दाह्य हैं कि अदाह्य हैं उसका एक आप लोग अलग से सारणी बनाइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक मैं आपसे क्रियाकलाप कराना चाह रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा कि अभी आप लोग के घर में पहले के ज़माने में लालटेन हुआ करता था। लालटेन, अभी बहुत से लोगों के पास लालटेन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आधुनिक युग में सब लोगों के पास में जो है क्या हो गया है, सबके पास में हो गया है इन्वर्टर और बैटरी। तो इन्वर्टर बैटरी हो गया है, या बिजली बहुत ज़्यादा रहती है, बिजली रहती है। पहले के ज़माना में इतना बिजली नहीं रहती थी, नहीं बैटरी था, नहीं चार्जर था,
उस समय क्या था, रोशनी का एकमात्र साधन था, या तो आप दिया जलाइए, नहीं तो थोड़ा सा और अच्छे पैसे वाले व्यक्ति हैं तो उनके पास लालटेन हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो लैंप आ गया। वही लैंप जो है आजकल टेबल लैंप लोग रखता है, इलेक्ट्रिक का वही लैंप है। इसका प्रारूप बदल गया है। उसमें नीचे क्या होता था बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा उसका चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा उसको देखिएगा। एक ऐसे थली होती थी, ठीक है, थली होती थी, यहाँ पे एक बर्नर टाइप का होता था, यहाँ पे उसका रहता था, यहाँ छेद बना रहता था, इसमें बत्ती डाला जाता था, चौड़ी पट्टी टाइप का बत्ती आता था, ठीक है। इसमें वो नीचे तक जाता था। इसमें मिट्टी का तेल यहाँ पे रहता था, ढक्कन खोलने वाला, और उसके ऊपर एक कांच का शीशा रखा जाता था, ऐसे कांच का शीशा रखा जाता था। यहाँ से तेल भरा जाता था। तेल भरने के बाद ये बत्ती में तेल ऊपर की तरफ चढ़ता था, और यहाँ उसको माचिस की सहायता से जला करके तब ये ढक्कन जो होता था कांच का हमारा, इससे इसको हम क्या कर देते थे, ढक देते थे। ऊपर खुला रहता था। ऊपर खुला क्यों रहता था, उसका कारण ये था कि मैंने बताया इसके पहले में कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, और इसमें जो पदार्थ होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करते हैं, अभिक्रिया करके जलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। यानी दहन के लिए यदि सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो तो है पहला दाह्य पदार्थ। क्या होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन यदि नहीं रहेगा तो आप एक काम कीजिएगा, आप एक क्या कीजिएगा, शीशे का शीशी लीजिएगा, आपके घर में यदि होगा तो इसको लीजिएगा, ऐसे रहता है, इस पर ढक्कन लगा रहता है। ढक्कन में क्या कीजिएगा कि छेद कर दीजिएगा, और इसमें कपड़े की बाती लगा करके यहाँ बाती निकाल दीजिए। यही दिया होता था पुराने ज़माने में। और इसके क्या कीजिएगा, इस पर आग लगा दीजिएगा। आग लगाने के बाद आप क्या कीजिए कि कोई शीशा का यदि जार हो तो शीशे के जार से इसको ढक दीजिए। जो मैंने बताया बनाया था दिया, ऐसे ही बना था। ये हमारा वो था बेस है, ये मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ पे ढक्कन लगा होता है। ढक्कन में छेद करके यहाँ पे हम लोग दिया बना दिए। दिया के बाद क्या करेंगे कि जैसे ही उसको हम जलाएंगे, देखिए यहाँ पे प्रोसेस बताया है, यहाँ पे लैंप वाला ही प्रोसेस बताया है। क्या हुआ है कि इसने एक मोमबत्ती लेकर के जलाया है। जलाने के बाद कोई कांच का है बर्तन इस टाइप का, उससे इसने क्या किया है कि ढक दिया है। ढकने के बाद देख रहा है कि हाँ जल रही है मोमबत्ती, यहाँ भी जल रही है, धीमे जल रही है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर उसने एक गत्ता रख दिया, गत्ता मतलब कागज़ का टुकड़ा वगैरह रख दिया, ये जलना बंद हो गया। तो जलना बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जब तक इस मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिल रहा था तब तक यह क्या कर रही थी, तब तक यह जल रही थी। और जैसे ही इसमें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, क्या हुआ, यह जलना बंद कर दी, ठीक है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि ज्वलन के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। बिना ऑक्सीजन का जलन संभव नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ और पदार्थों के भी नाम आप जोड़ सकते हैं 6.1 में, तो होगा तो जोड़ेंगे। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। पॉइंट ये है कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं।
इस प्रक्रम के बारे में हम आगे चल कर के पढ़ेंगे। यानी सूर्य भी क्या देता है, सूर्य हमको ऊष्मा देता है और ऊष्मा के साथ साथ क्या देता है, प्रकाश भी देता है, गर्मी देता है। ठंडी के दिनों में आप लोग देखते हैं जैसे ही धूप निकलेगा सबका जो है चटाई बाहर निकल जाता है, या लोग जहाँ जो सुविधा उपलब्ध है, कोई व्यक्ति अपने छत पे जाकर के धूप सेकता है, कोई व्यक्ति अपने आगे जो हमारा द्वार होता है, दरवाजे के सामने जो स्पेस होता है वहाँ पे लोग अपना कुर्सी वगैरह लगा के, नहीं तो बहुत से लोग चटाई बिछा करके लेट जाते हैं धूप में। क्यों? क्योंकि उस समय हमको हीट चाहिए, उस गर्मी चाहिए, और सूर्य का जो प्रकाश है, लाइट है, उससे हमको प्रकाश भी मिलता है और ऊष्मा भी मिलता है। ठीक। अब एक चीज़ आप लोग को और हम बता रहे हैं, एक चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कि कहीं आग लग गई, गांव में कहीं आग लग गई, और जब आग लग गई और दुर्भाग्य से कोई व्यक्ति जो है आग की चपेट में आ गया। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह क्या हुआ, वह आग की चपेट में आ गया। तो जब वह आग की चपेट में आ जाता है, देखिए यह व्यक्ति है, यह क्या हुआ है, ये जला हुआ व्यक्ति है, जल गया है। मान लीजिए इसका शरीर का ये पोर्शन जला हुआ है। आप लोग एक चीज़ देख रहे हैं ध्यान से, इसको कंबल में लपेट दिया गया है। क्या कारण है कि कंबल में इसको लपेट दिया गया है? कंबल तो गर्मी देता है, तो फिर तो इसको दिक्कत होगा। नहीं, कंबल में लपेट देने से होता क्या है कि कंबल जो है न भीतर की गर्मी को बाहर आने देता है, न बाहर से ऑक्सीजन वगैरह को जाने देता है। जितना ऑक्सीजन रहता है इसके भीतर वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और बाहर से यदि ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इस व्यक्ति को ज़्यादा जलन नहीं महसूस होगा। यही कारण है, पूछता है प्रश्न कि यदि किसी व्यक्ति को जो है आग की चपेट में वो आ जाए और उसका शरीर जल जाए तो उसको क्या करते हैं, तो उसको हम कंबल से लपेट देते हैं। लपेटने के बाद क्या होता है, लपेटने के बाद उसके शरीर में उतनी जलन नहीं रह जाती, धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो जलन ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है जंगल की आग के बारे में चर्चा हुआ है। जंगल में आग कैसे लग जाती है भाई? जंगल में कौन आग लगाने जाता है? कौन व्यक्ति है जंगल में आग लगाने वाला? तो इसमें होता क्या है कि गर्मी का मौसम जब होता है ना तो बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। जब गर्मी का मौसम होगा तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है तो क्या होता है कि ये जो हमारे जंगल हैं इसके पेड़ के पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर होता है कि यहाँ घास वगैरह होती है वो भी सूख जाती है, और जब सूख जाती है तो क्या होता है, जब गर्मी पड़ता है और जब पेड़ एक दूसरे में टकराते हैं तो टकराने के बाद चिंगारी उत्पन्न होती है। रगड़ खाता है, रगड़ से चिंगारी उत्पन्न होती है, वो चिंगारी नीचे गिरती है, धीरे 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 वह सुलगने लगता है, और सुलगने के बाद क्या होता है, घास में तो सुलग गया और वह धीरे 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 पेड़ों तक फैल जाती है, और इस प्रकार पूरे क्षेत्र में आग जो है फैल जाती है। तो ये रहा हमारा, जिसको हम लोग जंगल की आग कहते हैं, इसी प्रकार से लगता है। ठीक है, अब आइए, अब एक चीज़ और बताऊंगा आप लोग को। एक चीज़ होता है जिसका नाम है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप। अच्छा चलिए, एक प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। मान लीजिए कि ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में मैंने आपको दे दिया गीली लकड़ी। अब मैं उसको कहूँ कि आपको उसमें आग लगानी है। क्या करना है? आग लगानी है। मुझे बहुत ठंड लग रही है बच्चों, ज़रा आप लोग आग लगा के हमको दीजिए कि हम क्या करें, आग ताप लें। तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग उस गीली लकड़ी में या कम सूखी लकड़ी, मान लीजिए सूखी लकड़ी हो, तो क्या आप उसमें आग लगा सकते हैं? क्या यह संभव है? या ऐसे कहें कि आपको लकड़ी दे दिया गया, कोयला दे दिया गया और उसमें कह रहे हैं कि आप आग लगाइए, तो आप क्या कीजिए? क्या उसमें आग लगा ना सकते हैं आप लोग? तो आप लोग का उत्तर क्या होगा?
हमारा तो उत्तर होगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लकड़ी को जलने के लिए उसको एक निश्चित ताप की ज़रूरत होती है। जब तक उतना आग उसको नहीं मिलेगा तब तक जो है वह लकड़ी आग या कोयला आग नहीं पकड़ेगी। तो इसको आग पकड़ाने के लिए, या मान लीजिए विद्यालय में जहाँ पे खाना बनता है, आप लोग देखते हैं लकड़ी पे बनता है, वहाँ क्या होता है, जो रसोइया लोग होती हैं वह कागज़ का टुकड़ा रखती हैं। पहले के ज़माने में मिट्टी का तेल मिलता था, तो मिट्टी का तेल का यूज लोग क्या करता था, आप लोग के घर में लोग देखते होंगे कि जो हमारे घर में उपला बनता था, गोबर का उपला, उस पे लोग मिट्टी का तेल छिड़क देता था और तेल छिड़कने के बाद इस पे आग लगा देता था माचिस से, ये जल जाता था। आप लोग को मालूम होगा, आप लोग के घर में यदि कोई दादी वगैरह होंगी तो उनसे पूछिएगा, पहले आग जो है, आग को घर घर से मांगा जाता था, घर घर से मांग करके लाया जाता था। मान लीजिए कि मेरे घर में आग चूल्हा जल गया है, तो आपके घर से कोई जाएगा और वहाँ से आग लेकर के आएगा, तो फिर वो अपना चूल्हा जलाएगा। इतना जो है विकास नहीं हुआ था, सबके पास आग जलाने के लिए व्यवस्था नहीं होती थी, तो आग लोग मांग के लाता था। या मान लीजिए कि घर के बाहर में ठंडी के मौसम में जो लोग घर और में झाड़ू उड़ू लगाते हैं, तो जो उसका अपशिष्ट मिलता था, या उस समय ठंडी के मौसम में जो है धान का पुआल होता है, जब धान को अलग किया जाता है डंठल से तो पुआल मिलता है, उस भाग को बोलते हैं, जिसमें अनाज लगा रहता है, उससे अलग कर देंगे तो पुआल हो जाएगा, वो हमारा फसल का जो भी होगा अनाज हो जाएगा। तो उसको लेकर के लोग क्या करता था, आग उसमें पकड़ाना होता था, तो घर के भीतर देखते थे उस समय लोग कि चूल्हा जला है कि नहीं, लोग बच्चों को भेजता था कि जाओ चूल्हे में से आग लेकर के आओ, तो बच्चा वही जाता था और उपला पर आग थोड़ा सा रख के ला के यहाँ रख देगा उस पर, ठीक है, और वहाँ पे आग जलाता था और गांव के 10-20 आदमी उस द्वार पर बैठ करके अपना आग का आनंद लेते थे। इस प्रकार लोग एक दूसरे से आग मांगता था। तो मेरा ये कहना था कि सभी वस्तुओं को जलाने के लिए अलग अलग ताप की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है, मेरे पास लकड़ी है, मेरे पास कोयला है, मेरे पास पेट्रोल है। अब बताइए सबसे पहले आग कहाँ पकड़ेगी? तो हम देखते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ा दाह्य पदार्थ है वो पेट्रोल है, ईंधन। वो तुरंत बगल में ही रहेगा तो बस आग भन से पकड़ लेगा। उसके बाद कागज़ है, और लकड़ी में कितना भी आप लोग माचिस से आग बारते रहिएगा वो पकड़बे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो माचिस का गर्मी है ना, वो उसको में आग लगाने की कैपेसिटी क्षमता नहीं रखता है, उसको ज़्यादा आग की ज़रूरत है। यही कारण है कि कागज़ ले करके, बहुत सारा कागज़ का ढेर ले करके उसमें ज़्यादा देर तक लकड़ी में आग पकड़ाया जाता है, तब धीरे धीरे लकड़ी में आग पकड़ता है। तो वह ताप जिस पे कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, मिनिमम टेम्परेचर, उसी मिनिमम टेम्परेचर को हम ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु। और एक बात और है कि सभी वस्तुओं के लिए, सभी पदार्थों के लिए ज्वलन ताप अलग अलग होता है। मिट्टी तेल के लिए अलग होगा, डीजल के लिए अलग होगा, पेट्रोल के लिए अलग होगा, सीएनजी के लिए अलग होगा, लकड़ी के लिए, कोयला के लिए, उपला के लिए, सब के लिए क्या ज्वलन ताप जो हमारा होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, अब आग किससे लगाते हैं? आग लगाते हैं हम लोग माचिस से आग लगाते हैं। तो आइए थोड़ा सा माचिस की कहानी हम लोग जान लेते हैं। माचिस का इतिहास जो है बहुत पुराना है। आज से लगभग 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। अब क्या हुआ? अब जो हम लोग आधुनिक युग में जो माचिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस माचिस का जन्म आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। और उस समय क्या क्या लगता था? तो उस समय एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण लगाया जाता था।
कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर एक लकड़ी से बनी माचिस के तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता था तो घर्षण के कारण इसमें से ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। इससे माचिस की तिल्ली का दहन प्रारंभ हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा सफ़ेद फास्फोरस है वो कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। तो ये हमारे लिए क्या है, वह खतरनाक है। तो क्या हुआ भाई, तब जब खतरनाक हुआ तो आजकल के जो माचिस हैं, जो आजकल हम लोग माचिस यूज करते हैं ना, वो क्या बना होता है, वह लाल फास्फोरस उसमें लगा होता है जो सफ़ेद फास्फोरस की अपेक्षा कम प्रॉब्लम करने वाला होता है, कम खतरनाक होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि लाल फास्फोरस को सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ लाल फास्फोरस, और यह तुरंत जो है माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे हुए पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। जो माचिस का तिल्ली होता है उसके ऊपर लगाया जाता है क्या, लाल फास्फोरस, और ये पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है इसमें। तो होता क्या है कि जैसे ही इसको माचिस के डिब्बी पर ऐसे ऐसे माचिस की डिब्बी पर खांचा बना होता है, इस पर रगड़ा जाता है तो रगड़ से उसमें ऊष्मा पैदा होती है, और उस ऊष्मा से क्या होता है, एंटीमनी और ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये भी बात है कि कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता जब तक उसका ताप न उसके बराबर आ जाए। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ दिया है कि कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते हैं, लेकिन मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो आग पकड़ लेता है। ठीक, आइए देखते हैं। और एक हम लोग ये देखिए एक क्रियाकलाप करेंगे। हमको क्रियाकलाप करना क्या है कि दो हम लोगों को इस प्रकार का कीप टाइप का बना लेना है कागज़ का। 2 ठे मोमबत्ती ले लेना है। मोमबत्ती लेने के बाद क्या करना है कि हमको एक कीप में, ठीक है, कागज़ के कप में पानी भर लेना है और दूसरे को ऐसे ही बिना पानी का रखना है। ठीक, जब हम इसमें पानी डाल देते हैं और एक में पानी नहीं डाल देते हैं, और जब हम इसको ले जाते हैं आग के ऊपर, तो हम देखते हैं क्या कि जिसमें पानी डाले हैं कागज़ में वह नहीं जलता है, और जिस कप में पानी नहीं डाले हैं वह जल जाता है, और जिसमें पानी है वह नहीं जलता है। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि पानी हो जाने से क्या होता है, होता क्या है कि जैसे ही हम कागज़ में जल नहीं डालते हैं तो वह तुरंत जल उठता है, और जिसमें जल डाले हैं तो होता क्या है कि जो जल है वह कागज़ के ज्वलन ताप को बढ़ा देता है। ठीक है, जब ज्वलन ताप को बढ़ा देगा तो जब तक उस ज्वलन ताप पर आँच नहीं पहुँचेगी तब तक ज्वाला इसमें आग नहीं लगेगी। ठीक है, और जो कागज़ था सादा जिसमें पानी नहीं था उसका ज्वलन ताप कम हुआ तो उसमें आग पकड़ लिया। ठीक, और जिसमें पानी था पानी ने उसका क्या किया, ज्वलन ताप को बढ़ा दिया। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जो बहुत कम ही ताप पर क्या करते हैं, आग पकड़ लेते हैं। वैसे पदार्थों को हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। वे पदार्थ जो बहुत ही कम ताप पर आग पकड़ लेते हैं उसको हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल है हमारा, उसके बाद है अल्कोहल, ठीक है, एलपीजी, ठीक, ईटीसी। ये जो हैं
ये जो ज्वलनशील पदार्थ हैं यह बहुत ही कम ताप इनको मिलेगा तो ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं। ठीक, तो इन पदार्थों को, इन ईंधनों को हम ज्वलनशील ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये देखिए एक घर है, इस घर में आग लग गई है। आग लग गई है, यहाँ देखिए एक आदमी है, यहाँ पाइप लेकर के पानी फेंक रहे हैं और इनको फायरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फायरमैन। इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि जैसे ही कहीं आग लगती है तो ये वहाँ पे क्या करते हैं? पहुँच जाते हैं। लोग करता क्या है कि एक टोल फ्री नंबर होता है, ठीक है, अग्नि सेवा का। किसका होता है? अग्नि सेवा का। अग्नि सेवा का टोल फ्री नंबर होता है, लोग वहाँ पे फ़ोन करता है और यह तुरंत, अब तो ये सिस्टम हो गया कि हर एक ब्लॉक में जो है यह अग्निशामक यंत्र जो है रखने का प्रावधान कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि पहले जिला में होता था और फ़ोन करता था लोग, और गर्मी के दिन में आग तो बहुत लगती है। जब गेहूं की कटाई होने वाली होती है तो या गेहूं का पौधा जब होता है बहुत गर्मी होती है, तो उससे क्या होता था कि जब तक ये हमारे महोदय आते थे तब तक जो है आधा गांव जल के साफ़ हो जाता था। तो अब जो है ब्लॉक स्तर पे रखता है आदमी, यहाँ ब्लॉक पे रहता है और ब्लॉक से हर एक गांव की दूरी लगभग 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर होती है, तो यह लगभग आधे घंटे में पहुंच जाता था। अब देखिए कि तब यह आग कैसे बुझाता है। यह पानी लिया हुआ है व्यक्ति, और पानी जब लिया है तो पानी क्या करती है? आग बुझाती है। तो भाई आग कैसे बुझाती है, इस प्रक्रिया को समझाना होगा। देखिए होता क्या है, जैसे आग लग गई तो आग के ऊपर जो है पानी छिटका जाएगा, तो पानी क्या करती है कि इसके ऊपर एक लेयर बना लेती है। एक लेयर बना लेती है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग सोए हैं और सोने के बाद चादर ओढ़ लेते हैं, तो चादर ओढ़ लेते हैं तो हमारा शरीर दिखाई नहीं देता है, यानी हमने अपने शरीर को ढक लिया है। वैसे ही पानी क्या करती है कि इस आग को ढक लेती है। जब ढकती है पानी तो क्या होता है कि जब तक ऑक्सीजन इसके भीतर रहेगा तब तक यह आग जलती है, और जब धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा तो आग अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम घर पे लगे हुए आग को पानी से बुझा सकते हैं, और नहीं तो एक और चीज़ है, मिट्टी और बालू। मिट्टी और जो बालू होता है, सैंड होता है, ठीक है, सॉइल एंड सैंड, उसके द्वारा भी आग को बुझाया जा सकता है। उसमें भी क्या होता है, उसके ऊपर जो है यदि हम फेंकते हैं, जहाँ आग लगी हुई है वहाँ पे यदि हम मिट्टी वगैरह फेंक देते हैं या बालू को फेंक देते हैं, तो वो भी क्या कर देगा, उसको जा कर के एक लेयर बना देगा। ऐसे लेयर बना करके ढक देगा, और ढकने के बाद जो भी क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन इसके भीतर ढका हुआ रहेगा उतना देर तक तो इसको जलाएगा। जैसे मान लीजिए हमने पूरा बालू मिट्टी फेंक करके इसको बंद कर दिया जहाँ आग आ रही थी, तब क्या हुआ, जब मिट्टी और बालू फेंक दिए तो होता क्या था, मिट्टी और बालू क्या करते हैं कि वो भी एक लेयर बना लेते हैं, इसको एकदम कहीं से भी हवा जाने लायक नहीं छोड़ते हैं। तो जब ये हवा जाने लायक नहीं छोड़ते हैं इतना दूर को, तो क्या होगा, जितना देर इसमें ऑक्सीजन होगा उतना देर तो आग जलेगा भीतर भीतर, और जैसे ही ऑक्सीजन ख़त्म होगा ये आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। लेकिन एक और बात है कि यदि मान लीजिए कि यह आग जो है घर में न लगी हो, कहाँ लग जाए ये आग, यह मान लीजिए कि किसी दूसरे जगह लग जाए। बैंक वगैरह में भी आग लगती है तो वहाँ पे पानी वगैरह नहीं जाता है। चूँकि क्यों नहीं जाता है कि वहाँ इलेक्ट्रिक के सामान रहते हैं। इलेक्ट्रिक का मतलब होता है बिजली, वहाँ बिजली के बहुत सारे सामान होते हैं। वहाँ एक बैंक में कम से कम 20 को तो कंप्यूटरे होगा, 20 को कंप्यूटर होगा। तो यदि हम वहाँ पानी से आग बुझाने जाएं तो क्या होगा, सारा का सारा जो है खराब हो जाएगा, या पानी जो होता है उससे क्या होगा, आग नहीं बुझ पाएगी, वहाँ लगी हुई आग करंट का सप्लाई होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया जाता है कि वहाँ पे आग बुझाने के लिए एक जो है सिलेंडर रखा होता है।
ठीक है, वह सिलेंडर क्या होता है। तो एक बात जान लीजिए आप लोग कि जिस प्रकार आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यह बुझाऊ गैस इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बुझाऊ गैस कहा जाता है। तो जब विद्युत उपकरण या पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आग लग जाती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड ही सबसे अच्छा अग्निशामक का कार्य करता है। ठीक है, ये करती क्या है? ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग के ऊपर एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क क्या हो जाता है? टूट जाता है और इस प्रकार आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लाभ क्या है कि यह किसी भी विद्युत उपकरण को हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन यदि हम बैंक वगैरह में या किसी ऑफिस वगैरह में आग लग जाए और यदि हम इसमें पानी डाल दें तो जितने भी उपकरण होंगे वो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह मिलती कहाँ से है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति है हमको उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में एक सिलेंडर में भरी जा सकती है। ठीक है, सिलेंडर बहुत छोटा है उसका, और होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। यह आग को केवल घेरती नहीं है बल्कि इसके ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है, इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का दूसरा तरीका ये है कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव हो, तो ये भी एक तरह से आग को बुझाएगा। ठीक है, आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और आग को बुझा देती है। ठीक है, तो यदि तेल में या पेट्रोल में या किसी ऑफिस वगैरह बैंक वगैरह में यदि आग लग जाती है तो यही जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है, ये छोटा सा सिलेंडर, आप लोग देखते हैं मॉल वगैरह में भी यह रखा होता है। मॉल हो, हॉस्पिटल हो या बैंक हो, ठीक है, या कोई सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कोई मल्टीनेशनल कंपनी ही क्यों ना हो, उसमें यह छोटा सा सिलेंडर हर एक फ्लोर पे रखा होता है, 2-4 फ्लोर पे रखा होता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, आप देखिए अब आते हैं हम लोग दहन के प्रकार पे, यानी किस प्रकार से दहन होता है। तो देखिए, एक होता है हमारा तीव्र दहन। क्या होता है? तीव्र दहन। उसके बाद होता है हमारा स्वतः दहन यानी अपने आप दहन। ठीक है, और उसके बाद होता है विस्फोट। विस्फोट भी एक प्रकार का क्या है? दहन ही है। तो आइए तीनों के बारे में हम लोग आप बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो जैसे मान लीजिए कि सबके घर में अभी के डेट में क्या है, सबके घर में भी गैस है, गैस सिलेंडर है। यहाँ मान लीजिए यहाँ गैस सिलेंडर बना दिए हम, गैस सिलेंडर बना दिए। यहाँ नोजल होता है, इसमें से पाइप निकाल करके हम ला करके यहाँ जोड़ दिए। यहाँ हमारा छोटा वाला चूल्हा है और यहाँ हमारा ये चूल्हा है, इसका छोटा बर्नर है, ये बड़ा आग देने वाला है। यहाँ हमारा नोजल होता है। ठीक, जैसे ही हम इसको बाईं तरफ घुमाते हैं यह ऑन हो जाता है, और दूर से ही यदि हम लाइटर ले लें और लाइटर को यहाँ से आग फेंके तो यह तेज़ी से आग पकड़ लेता है। तो जो इस प्रकार का जो दहन होता है ना, उसी को हम तीव्र दहन कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्र दहन। तीव्र का मतलब जल्दी से, और दहन का मतलब जलना, यानी जल्दी से आग पकड़ लेता है। इसको क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। फिर दूसरा है स्वतः दहन। स्वतः दहन में मैंने बताया था कि जो सफ़ेद फास्फोरस है, क्या है? सफ़ेद फास्फोरस,
यदि उसको हम ऐसे नॉर्मल रख दें कमरे के ताप पर तो वह अपने आप क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, पानी में रखा जाता है। पानी में रख करके इसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह कमरे के ताप पर भी आग पकड़ लेता है। तो इस प्रकार का जो दहन है उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वतः दहन कहेंगे। ठीक है, अब फिर हमारा अगला नंबर आता है विस्फोट के बारे में। किसके बारे में? विस्फोट के बारे में। अब विस्फोट क्या होता है जी? विस्फोट मान लीजिए कि अभी कुछ दिन बाद जो है दिवाली का मौसम आएगा, दीपावली का। तो दीपावली पर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा बम खरीदते हैं। बम जो है इसके अंदर मसाला भरा होता है, ऊपर से सुतली से इसको कस के टाइट किया रहता है। उसके बाद एक छोरी निकला होता है इसे धागा का, हम इसमें आग पकड़ाते हैं। आग पकड़ाते हैं तो धीरे धीरे सुनते जब यहाँ तक आग जाती है तो इसमें से क्या होता है, फट जाता है ये, और बहुत ही तेज ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और तेज ध्वनि निकलती है। और इस अभिक्रिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में गैस भी निकलती है। तो ये कैसे होता है? जब पटाखे पर दाब डालते हैं तो भी यह विस्फोट हो सकता है। जैसे एक पटाखा होता है आलू बम। अभी जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसे हो, नया में आया है पटाखा, ऐसे छोटा छोटा आलू की तरह, इसको ज़मीन पे पटका जाता है तो चट से आवाज़ करता है। उसके बाद एक हम लोग के समय में एक बंदूक हुआ करती थी, चिटपुटिया वाली बंदूक। ऐसे बंदूक हुआ करती थी, ऐसे मान लीजिए हमारा बंदूक हो गया, यहाँ से निकला होता था, यहाँ गोल सा रील टाइप का भरा जाता था और यहाँ से दबाया जाता था तो यहाँ से चट 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 की आवाज़ आती थी। वो कैसी थी, उसको तो जलाया नहीं गया। उस पर क्या हुआ कि पटाखे पर दाब डाला जाता है तो पटाखा फूटता था। और एक और पटाखा हम लोग के ज़माने में हुआ करता था, शायद अब होता है कि नहीं, ऐसे लंबा होता था और इसको ऐसे नीचे रख के इस पर जो है ईंट वगैरह से हम लोग ऐसे मारते थे, ऊपर से बम की आवाज़ करता था, उसमें से ऊष्मा, प्रकाश, चिंगारी और आवाज़ निकलती थी। ठीक है, तो पटाखा हमारा कहते थे कि हाँ ये पटाखा हमारा बज गया। कभी कभी होता था कि बजबे नहीं करता था तो यानी हम लोग कहते थे कि जा ये फुस हो गया, ये मिस हो गया। तो इस प्रकार से विस्फोट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ज्वाला को पढ़ लेते हैं। ज्वाला क्या होती है, ठीक है, इससे क्या क्या होता है। देखिए ये दिखा रहा है चित्र में कि दो ज्वाला के बारे में इसने चर्चा किया है। एक है मोमबत्ती और एक है रसोई घर की ज्वाला। दोनों को देख लीजिए आप लोग। फिर यहाँ है मिट्टी, जो मैंने लैंप को बताया था, देखिए इसी को हम लोग लैंप बोलते थे। पहले के ज़माना में प्रकाश और ऊष्मा का यही साधन हुआ करता था। लालटेन जो हमारे यहाँ एक भारत में एक बिहार राज्य में वहाँ पे एक पार्टी है RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल, उसका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है, लालटेन। तो आप लोग वहाँ से भी लालटेन के बारे में देख सकते हैं कि लालटेन होता कैसा है। ठीक है, नेट पे शो करिएगा लालटेन या RJD का चुनाव चिन्ह, तो आपको लालटेन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लालटेन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मिट्टी के तेल का लैंप, मोमबत्ती का लैंप और एक बुनसेन वर्नर की ज्वाला के बारे में दिखाया गया है। तीनों ज्वाला किस प्रकार की होती है उसको आप लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक सारणी बनाया है। सारणी बनाने के बाद वो चर्चा कर रहा है कि दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, ये पदार्थ के नाम दिए गए हैं 4-5। कौन सा ज्वाला देता है, कौन सा ज्वाला नहीं देता है, इसको हम लोग को देख लेना है। ठीक है, समझते हैं ये जो सारणी दी गई है इसको क्या होता है। देखिए जो हमारी मोमबत्ती है, जैसे ही हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं तो देखते हैं जैसे ये हमारी मोमबत्ती हो गई, तो जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं इसमें क्या होता है, ये मोम होता है, इसके बीच में एक धागा होता है, यहाँ पे हम लोग जलाते हैं तो ऐसे इस आकार की, देखिए जैसे ये हमारी मोमबत्ती हो गई, इसमें एक धागा होता है,
इसको जब जलाते हैं तो ऐसी जो है ज्वाला जलती हुई दिखाई देती है। तो ये ज्वाला दिखाई देती है। ये मैग्नीशियम जलाने पर आग देता है, ज्वाला देता है। कपूर आप लोग देखते हैं, जब भी आप लोग के घर में आरती वगैरह होता है तो कपूर को जलाया जाता है। कपूर आग दिखाई देता है उसमें कि हाँ ये जल रहा है, ऊपर की तरफ लौ के साथ जलती है। मिट्टी के तेल का स्टोव ये भी ज्वाला देता है। लेकिन ये जो लकड़ी का कोयला है यह ज्वाला नहीं देता। ज्वाला क्यों नहीं देता? देखिए, ज्वाला देने के लिए सबसे पहले वाष्पित होना होगा। क्या होना होगा? वाष्पित होना होगा। तो जो हमारे दाह्य पदार्थ वाष्पित होते हैं तो वो वाष्पित होने के बाद ही क्या देते हैं? वह ज्वाला देते हैं। जो पदार्थ वाष्पित नहीं होता है वह ज्वाला नहीं देता है। यही कारण है कि लकड़ी का जो कोयला है वाष्पित नहीं होता है, तो वाष्पित नहीं होता है तो यह लाल होकर चमकता है। लाल रंग में क्या करता है? चमकता है। यदि आपको देखना हो इसका उदाहरण तो आप अपने गांव के किसी लुहार के पास चले जाइए। कहाँ जाइए? लुहार के पास। क्या करता है लुहार? वह हमेशा लकड़ी का कोयला यूज करता है। यह बहुत तेज़ आग देता है। अभी आगे हम बताएंगे इसी चैप्टर में कि कौन सी चीज़ कितना आग देती है। ठीक है, तो ये देखेंगे आप लोग कि ये जो कोयला है ये जल रहा है तो लपट नहीं दिखाई देगी, ये आपको लाल रंग का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यह वाष्पित नहीं होता है। यदि ये वाष्पित होता तो ये जरूर जलता हुआ दिखाई देता। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारी मोमबत्ती है, यह मोमबत्ती है, यह जलती है तो क्या होता है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने पर क्या होता है। ठीक, एक क्रियाकलाप आप लोगों से हम कराएंगे। देखिए यहाँ क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप में क्या क्या होगा? एक हम लोग को मोमबत्ती चाहिए, फिर एक सड़सी चाहिए, संडासी जिसको बोलते हैं, फिर एक कांच की पाइप चाहिए और एक माचिस की तिल्ली चाहिए। अब हम लोग को करना क्या है? एक मोमबत्ती को जलाना है और एक कांच की नली को संडासी के द्वारा पकड़ना है और उसका एक सिरा मोमबत्ती की जो अकंपित ज्वाला है, जो बीच में देखिए यहाँ पे ये जो दिखा रहा है, देखिए चित्र में, यह जो हमारा चित्र है इसी में दिखा रहा है। ये मोमबत्ती हमारी ये जल रही है, इसका बीच का जो भाग है इसमें यह क्या करे कि एक कांच की पाइप लगा दिया है और करना क्या है कि अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लगाइए। क्या वहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वहाँ क्या होता है जो ज्वाला उत्पन्न करती है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जल्द पिघल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, अब इसको जानने के लिए हमको ये चीज़ पढ़ना होगा कि दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। मिट्टी का तेल हो, पिघली हुई मोमबत्ती हो, ठीक है, ये ऊपर की तरफ उठते हैं और दहन के समय क्या करते हैं? वाष्पित होकर के ज्वाले का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो हमने क्रियाकलाप किया तो उसमें जो कांच की नली के बाहर निकलने वाला जो मोम का वाष्प है वही क्या किया? ज्वाला उत्पन्न करने का कारण बना। यही कारण है कि उस माचिस के तिल्ली में क्या हो गया? आग लग गया। ठीक है, एक और क्रियाकलाप कर सकते हैं आप लोग क्या करेंगे? एक मोमबत्ती लेंगे, एक पतला सा तार लेना है, ठीक है, और सड़सी से उसको पकड़ लेना है। जब हम इसके ऊपरी पार्ट में जाएंगे यहाँ पे और वहाँ रखेंगे तो कुछ देर बाद देखेंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। तो लाल रंग से मतलब क्या है? लाल रंग से हमारा यही मतलब है कि ये जो हमारा पार्ट है, ऊपर का पार्ट, इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। अब एक चीज़ और, यदि आप लोग कभी भी सुनार के पास गए होंगे, कहाँ पे? सुनार के पास, तो यदि आप कुछ जुड़वाने जाते हैं तो देखते हैं
कि जो सुनार है वो क्या करता है, जो ज्वाला का सबसे बाहरी पार्ट है, ये वाला पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट, यहाँ देखेंगे ये जो पूरा मेरा ज्वाला है, ज्वाला का जो ये पार्ट है, वहीं पे आप लोग देखेंगे कि उसका उपयोग करता है। उसका उपयोग क्यों करता है बताइए? उसका उपयोग इसीलिए करता है क्योंकि वहाँ पे ताप जो है सबसे अधिक होता है और यह ज्वाला का जो ये पार्ट होता है वह सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है कि सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है, उस पर फूंकते हैं। ये ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा क्या है, ये मोमबत्ती है और मोमबत्ती का जो जलने का प्रोसेस है ये इसको दिखाया गया है। देखिए मोमबत्ती का जो ज्वाला निकला हुआ है, तो जो सबसे पूर्ण दहन होता है वह बाह्य क्षेत्र में होता है और नीला रंग होता है और वह पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ये जो मध्य भाग है यहाँ उसका आंशिक दहन होता है और वहाँ कम गर्मी होता है। ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला भाग है वह काले रंग का होता है और सबसे कम गर्म यहाँ मिलता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे ज्वाला के 3 क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और आंतरिक क्षेत्र। बाह्य, मध्य, आंतरिक। तो ज्वाला के कितने क्षेत्र हो गए? तो ज्वाला के 3 क्षेत्र हो गए। कौन कौन? तो एक हो गया बाह्य क्षेत्र, दूसरा हो गया मध्य क्षेत्र और तीसरा हो गया आंतरिक क्षेत्र। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है? ऊपर में होती है, फिर बीच वाले में, उससे कम और सबसे कम सबसे नीचे वाले भाग में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम लोग को देखना है कि ईंधन के प्रारूप क्या होते हैं। प्रारूप यानी ईंधन 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। एक या तो ठोस होगा और नहीं तो द्रव होगा और नहीं तो गैस होगा। ठीक, ठोस में हो गया कोयला, द्रव में हो गया मिट्टी का तेल, गैस में हो गया प्राकृतिक गैस। दूसरे में हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं लकड़ी, लकड़ी लिख सकते हैं। यहाँ द्रव में हम लिख सकते हैं पेट्रोल लिख सकते हैं और गैस में LPG लिख सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिख सकते हैं। फिर तीसरे नंबर में ईंधन जो है लकड़ी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कोयला हो गया, लकड़ी हो गया और उसके बाद हमारा क्या बच गया? उसके बाद हम कागज़ भी लिख सकते हैं। कागज़ भी क्या है? ठोस है। कागज़ को छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। हमारा जो द्रव है इसमें आपको मिट्टी का तेल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ CNG हो गया, यहाँ LPG हो गया। इतना बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ईंधन किसे कहते हैं? तो ईंधन हम उसे कहते हैं कि जो हमें ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करता है। जो भी पदार्थ हमको ऊष्मा देगा, जलने के बाद क्या क्या हमको मिलना चाहिए? हमको ऊष्मा मिलना चाहिए और ऊष्मा के साथ साथ क्या मिलना चाहिए? ऊर्जा मिलना चाहिए। तो वैसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? वैसे पदार्थ को हम ईंधन कहते हैं। और अच्छा ईंधन किसे कहा जाता है? अच्छा ईंधन उसे कहा जाता है जो आराम से मिल जाए, सस्ता हो जाए और वायु में सामान्य दर से सुगमता से जलता रहे। ठीक है, जो अच्छी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे और जिसके जलने पर कोई पदार्थ न बचे, उसे ही हम क्या कहेंगे? अच्छा ऊष्मा कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात और है कि ऐसा कोई अभी तक ईंधन नहीं है जिसे हम आदर्श ईंधन के रूप में मान सके कि हाँ ये हमारा आदर्श ईंधन है। ठीक है, क्योंकि हमको ऐसा ईंधन ढूंढना है
जिसका विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताओं की पूरी करता हो। ठीक है, ऐसे ईंधन के रूप में यदि हम चाहें तो सौर ऊर्जा का उपयोग खूब अच्छे से कर सकते हैं। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया है कि सोलर चूल्हा भी मिलने वाला है। उसके बाद हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है। अभी एक ट्रेन चली है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से भारत में पहली ट्रेन लॉन्च हुई है। हाइड्रोजन से गैस चूल्हा भी जलाने का बात हो रहा है। अब देखिए, अब एक और चीज़ पढ़ना है आप लोग को कि ईंधन दक्षता क्या होती है। ईंधन दक्षता क्या होती है? तो देखिए, जो ईंधन जितना पावर देता है, ठीक है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो प्राप्त ऊर्जा की मात्रा होती है वह उस ईंधन की क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाती है। क्या कहलाएगी? ऊष्मीय मान कहलाएगी। और ऊष्मीय मान को प्रति जूल प्रति किलोग्राम द्वारा यदि प्रदर्शित किया जाता है तो उसका क्या कहलाएगा? वही उसका ईंधन क्षमता कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऊष्मीय मान है, ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम में यदि हम इसको लिखते हैं किसी ईंधन के मान को, ऊष्मीय मान को, वही उसका क्या कहलाता है? ईंधन दक्षता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जो है दिया गया है ईंधन दक्षता के बारे में। यहाँ देखिए, विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीय मान दिया गया है। अब यहाँ से आप सोच सकते हैं कि आप किस ईंधन को जलाना पसंद करेंगे। पहला नंबर है गोबर के उपले। देखिए, इसका 6000 से लेकर के 8000 तक ऊष्मीय मान है। फिर लकड़ी का 17000 से 22000 और कोयला का 25000 से 33000। देखिए, अब आते हैं, अब उसके बाद है हमारा पेट्रोल 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मेथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000 और जो हमारा क्या है जैव गैस है, जैव गैस वो 3500 से लेकर के 4000 और जो हाइड्रोजन है वह 1,50,000 ऊष्मीय मान। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन का। यानी कि यदि हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको ऊष्मा प्राप्त होगी। यानी खाना बनाएंगे यदि हम हाइड्रोजन पे तो सबसे जल्दी से बन जाएगा, क्योंकि उसका जो ऊष्मीय मान है, पावर है किसका? आग का लपट का जो पावर है, जो ऊष्मा का पावर है, वह सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में देखने को मिलता है। ऐसे जो हम लोग घर पे रखते हैं तो ये हमारे चीज़ यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह आसानी से मिल जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर जो है एलपीजी का है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का। कितना है? 55,000। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम में इतना ये ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कि ईंधन का जो दहन होता है उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। ये हम लोग जानते हैं कि ईंधन का कभी भी पूर्ण दहन नहीं होता है। तो जब पूर्ण दहन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कुछ न कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं जो क्या करते हैं। पहले के ज़माने में उपला पखाना बनता था, मैंने बताया था। उसके बाद लकड़ी पे बना, लकड़ी के बाद धीरे धीरे स्टोव आया, गैस आया, इंडक्शन आया। लेकिन अभी गांव में बहुत साल पहले तक चलता था लकड़ी पे। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो हमारी भारत की गरीब महिलाएं हैं उनको एलपीजी कनेक्शन फ्री में दिया गया और उनको सब्सिडी वाला सिलेंडर दिया गया।
कि उनको जो है, और जो भारत के जो कुछ पैसे वाले व्यक्ति हैं उनसे यह रिक्वेस्ट किया गया कि भाई आप अपनी सब्सिडी छोड़िए, जिससे हम लोग गरीबों के घर में भी चूल्हा जलाने के लिए गैस सिलेंडर मुहैया करा दें। ठीक, इसका कारण यही था कि जो लकड़ी वगैरह पर खाना बनता था उससे जो है बहुत सारी औरतें, क्या होता था, उसका धुआं जो है नाक में चला जाएगा, नाक में चला जाएगा तो क्या होता था, सूक्ष्म कण नाक में चले जाते थे और वह सांस रोग उत्पन्न करते थे। जैसे मान लीजिए किसी को दमा हो गया, किसी को खांसी हो गया, यानी तरह तरह के हानिकारक रोग जो है उत्पन्न होते थे। सांस में कष्ट हो गया, दमा, तो इनको देखते हुए भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना को लाया और क्या हुआ उससे अब हमारे देश में ये जो समस्याएं हैं वह बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, तो लकड़ी, कोयला और पेट्रोल जैसे जो कार्बन ईंधन है वह बिना जले कार्बन कण को छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी कि इनसे जो है दमा रोगी आदमी आराम से हो सकता है। आइए चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा है कि ईंधनों का जब अपूर्ण दहन होता है तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलता है। यह बहुत ही विषैला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है कमरे में सो रहे व्यक्ति की जो है जान ले सकती है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि यदि आप ठंडी के दिनों में आग जलाए हुए हैं, लकड़ी सुलगाए हुए हैं, तो जो है कमरे को बंद करके नहीं सोना चाहिए, कमरे को थोड़ा सा खोल देना चाहिए जिससे वायु का आवागमन हो और वह धुआं बाहर निकल जाए। ठीक है, अब जैसे जो अधिकांश ईंधन है वह जलते नहीं हैं और पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिकता हो रही है, इसीलिए जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक, और ग्लोबल वार्मिंग के तहत क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, आज जब तापमान में वृद्धि होगी तो जो हिमखंड है हमारे, जहाँ क्या है बर्फ़ जमती है, वो बर्फ़ पिघलने लगेगा और जब पिघलने लगेगा तो वहाँ कहाँ आएगा, वह समुद्र में आएगा। समुद्र में पहले से ही जल है और आकर के जल स्तर को क्या कर देगा, उसके जल स्तर को बढ़ा देगा। तो जब जल स्तर बढ़ जाएंगे तो जो इसके तट पे जो जितने भी शहर बसे हुए हैं, ग्राम बसे हुए हैं, सब जो क्या होगा, पानी में डूब जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जलमग्न हो जाएंगे। इसलिए जो है हमको क्या करना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे देखते हैं, जो कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है वह क्या होती है, वह दमघोटू गैस होती है। ठीक है, और जो हम लोग गाड़ी में जो पेट्रोल जलाते हैं ना, तो जब गाड़ी में पेट्रोल जलाते हैं तो यह पूर्णतः नहीं जलता है। ठीक है, वह क्या करता है, वह नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ता है वायु में, और वह क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वर्षा के जल में घुल जाते हैं और वर्षा के जल में घुलने के बाद एक बहुत ही खतरनाक वर्षा होती है जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा क्या करती है भाई, जो अम्लीय वर्षा है वह जहाँ होती है वहाँ के जो भी क्या होते हैं, भवन वगैरह होते हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है। अभी जो आगरा का ताजमहल है, ताजमहल का रंग देखिए वहाँ कितना ख़राब हो रहा है, जो पत्थर है वह पीले पड़ रहे हैं, अम्लीय वर्षा का बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे प्रकोप हुआ है। ठीक है, और उससे क्या होगा, फसल नुकसान हो जाएगा, घर नुकसान हो जाएगा और हमारी जो मिट्टी है वह क्या हो जाएगी, हानिकारक हो जाएगी। तो ये डीजल के जलने से हुआ। और पेट्रोल, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोग को गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल लेते हैं उनके जगह पर सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अब तो बहुत सी गाड़ियाँ सीएनजी में निकल गई हैं। सीएनजी क्या होता है, यह उसकी तुलना में स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, क्यों से स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि यह सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों का उत्पादन एकदम कम मात्रा में करता है, जिसका हमारे पर्यावरण पर बहुत ही कम दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीजल और पेट्रोल की तुलना में जो हमारा सीएनजी है वह किस प्रकार का ईंधन है,
तो वह डीजल और पेट्रोल की तुलना में क्या करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन कम करता है। इसीलिए यह जो है डीजल और पेट्रोल की तुलना में बहुत ही अच्छा क्या है, ईंधन है। ठीक है, चलिए तो अब जो है हम लोगों का ये जो मैं अब हमारे पाठ था ये, जिसका नाम था दहन और ज्वाला। इस चैप्टर के जो भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं।